हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं कक्षा के छात्र एवं छात्राएँ हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण आसान होगा। सबसे पहले आप सभी को ये जानना होगा कि कौन से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आसान होता है। तो किसी भी परिमेय संख्याओं का हर का गुणनफल यदि 2n इंटू 5m होता है तो वह आपका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अगर ये नहीं होता है तो अशांत कहलाता है। पहला ऑप्शन हम ए से चलते हैं। तो 7 बटा यहाँ पे 30 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10, 10 यहाँ 30 हो जाएगा जी। यानी 7 बटा 2 गुने 3 गुने 5 हो गया है। तो यहाँ पे 2 और 5 शांत होने के लिए आ तो गया है, लेकिन यहाँ पे 3 आने के कारण इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन बी, सी और डी ये सभी के सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत दशमलव हो जाता है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। देखिए, अलग कौन सा है, कैसे पहचानेंगे। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 3/5 और 3/5 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया गया है √16/4 और 16 का वर्गमूल आप सभी को मालूम होगा 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 25/4 दिया गया है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है √2/5, यह एक अपरिमेय संख्या है जो सबसे अलग है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, √2/5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 1/2 कोई संख्या है, तो 1/2 ये p/q के रूप में भी है और q का मान यहाँ पे 0 के मान के बराबर भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है पाई, और दोस्तों याद रखिएगा, पाई की बात की जाए या पाई/2 या पाई/3, ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या के कहलाती है। ऑप्शन बी में दिया गया √7 और √7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया √16/25 और 16 का वर्गमूल यहाँ पे 4 हो जाता है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है जो p/q के रूप में भी है और q का मान यहाँ पे 0 के मान के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, √16/25। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि √5 एक संख्या है, यानी √5 किस प्रकार की संख्या है। पहला इसमें दिया गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या प्रकृत संख्या। आप सभी को बताया गया था कि कोई ऐसी अभाज्य संख्या जो रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल ना होता हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या का परिभाषा आप सभी को मालूम होगा कि कोई ऐसी संख्या जो स्वयं था 1 से विभाजित होती है, ऐसे तमाम ही संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 8 1 और 8 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित तो होता है,
9 भी होता है, इसके साथ साथ 15 भी होता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया 11, और 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें जब भी भाग लेगा तो या तो 11 से लेगा, नहीं तो 1 से लेगा। ये दोनों संख्याओं के अलावा कोई अन्य संख्या से इसे भाग नहीं लग सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि बहुपद पी एक्स में दिया गया 2x³ + 6x² - 4x + 9 के दो शून्यक का गुणनफल 3 है, तो तीसरा शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि यह जो बहुपद है ना जी, ये त्रिघात बहुपद है जिसमें शून्यकों की संख्या 3 होती है, और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं जो होते हैं अल्फ़ा, बीटा होते हैं और एक गामा होते हैं। इसका फार्मूला -d बटा ए होता है जी, ठीक है। अब -d का मान करेंगे तो ये हो जाएगा -9, और d का मान क्या करेंगे 2, और एक तो शून्य के यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 3 × 9, ये 3 मरतबे कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा 2, -3/2। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद भी इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद क्यूएक्स में दिया गया है x² - x + 4 के शून्यक है, तो अल्फ़ा, बीटा, तब अल्फ़ा + बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुपद के दो शून्यक दिया गया है, एक रैखिक समीकरण भी दिया गया है x² - x + 4। तो हमसे पूछा गया है कि अल्फ़ा + बीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला -b/a होता है ना जी। तो b का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पे ये भी माइनस में है तो माइनस मिलकर ये +1 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए a का मान भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 1 में 1 से भाग यदि लगा भी देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारा 1 ही होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यदि y = x² - 3x - 4 के ग्राफ क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है वृत्त होगा या एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है परवलय होगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है परवलय का खुला मुंह नीचे की तरह होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब इस रैखिक समीकरण का यदि आप ग्राफ खींचेंगे ना तो यह एक परवलय रेखा के रूप में इसका ग्राफ आता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ही सिंपल है, कहता है कि रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या हो जाएगा। काफ़ी ही सिंपल है, आइए जान लेते हैं इसका शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए दोस्तों दिया गया ax + b, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax बराबर ये जो +b है बराबर के उधर जाकर ये -b हो जाएगा। यदि हम केवल x बराबर -b लिख दें तो ये जो आप यहाँ पे गुना में देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये गुना से भाग में हो जाएगा, यानी शून्य का मान -b/a हो जाएगा, और -b/a ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -b/a होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यहाँ पे एक फिगर में ग्राफ दे दिया गया है और कहता है कि px में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए शून्यकों की संख्या का काउंट आप कैसे करेंगे, तो जितना बार ये रेखा x को काटी होगी यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो एक रेखा x को यहाँ पे काट रही है तो दूसरा यहाँ पे काट रही है, तो 1 और 1 होता है 2, अतः इसमें शून्यकों की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, रैखिक समीकरण से आ गया है, कहता है कि k के किसी मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 और 6x + ky = 10 का अनगणित हल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जब यहाँ पे इस समीकरण में k का मान यदि हम 8 रखेंगे तो इस समीकरण का अनगणित हल हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि p के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 1 तथा 5x + ky = -7
का कोई हल नहीं होगा। जब इस समीकरण को हम हल किए थे तो यहाँ पे के के बदले में यदि के का मान आप 10 रखेंगे तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इसमें x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जहाँ पे y का मान बैठाना है तो y के बदले में यहाँ पे तो दिया गया है कितना, -1 है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि 3x प्लस उसके बाद है प्लस में 2 और y के बदले -1 लिखेंगे और बराबर में 4 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 4, यानी 3x बराबर ये 4 -2 इधर हो जाएगा +2, तो ये 4 2 6 हो जाएगा। यदि आप x बराबर लिखेंगे 6 तो 3 गुना में था तो ये भाग में हो जाएगा और ये कटने के बाद 2 हो जाएगा। यानी इस समीकरण में यदि y का मान -1 रखा जाएगा तो x का मान 2 हो जाएगा और 2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से एक और सवाल कहता है यदि रैखिक समीकरण x + 2y = 10 में x का मान -2 है तो y का मान क्या हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या करेंगे कि x के बदले में हमें -2 रखना है, ठीक है जी। इसके बाद में 2y = 10 है तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि 2y, यहाँ पे लिखते हैं 2y = 10, तो आप जो -2 देख पा रहे हैं इधर जाकर ये +2 हो जाएगा। यदि आप y बराबर लिखते हैं 10 और 2 12, तो 2 आप जो गुना में देख पा रहे हैं ये भाग में हो जाएगा और ये कटेगा 6 दूनी 12, यानी y का मान कितना होगा जी, तो 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6। उसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि 2x + y = 7 तथा 3x + 2y = 12 तो x + y का मान क्या हो जाएगा। ये हालांकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। जब आप x + y का मान ज्ञात कीजिएगा तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें x का मान आता है 1, y का मान आ जाता है 4। जब दोनों को ऐड करते हैं तो 4 और 1 होता है 5, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 5। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन कर पाए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।